आप देख रहे हो अलर्ट 33 पर भूतिया खिड़की भाग 2। चलिए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आज सुधा के दिमाग में उस खिड़की को लेकर कोई डर नहीं था, इसलिए उसे घर जाने से पहले कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। वो वक्त पर ऑटो लेकर आराम से घर पहुंच गई। आज सुधा किसी भी बात को लेकर टेंशन में नहीं थी। उसके दिमाग में अभी तक एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि हो सकता है आज शिवांश को ऑफिस में आने से देर हो जाए। वो पूरी तरह से निश्चित थी। सो बड़े ही अपने घर पहुंच गई। घर आने के बाद उसने शिवांश को कॉल कर दिया, लेकिन उस वक्त शिवांश का फोन आउट ऑफ दी नेटवर्क बता रहा था। तो सुधा ने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप हाथ में लेकर वो अपनी बालकनी में आ गई। चाय पीते पीते उसकी नज़र बाहर सामान से गुजरे रोड पर टिकी हुई थी। उसकी नज़रें शिवांश के आने की प्रतीक्षा में सड़क पर पथरी हुई थी। सुधा की चाय खत्म हो गई, लेकिन अभी तक शिवांश नहीं आया। इसलिए सुधा ने अंदर जाकर एक बार फिर शिवांश को कॉल ट्राई किया, बट इस बार भी शिवांश का फोन नहीं लग रहा था। ऐसे में सुधा ने किसी मीटिंग की बिजी होगा ये सोचकर फोन रख दिया और रात को खाने की तैयारी में जुट गई। उसने खाना भी बना लिया, लेकिन अभी तक शिवांश का न कोई कॉल आया और न वो खुद आया। अब सुधा का मन एक बार फिर आशंकाओं के भंवर के गोते खाने लगा। ओ गॉड, कहीं शिव आज फिर लेट तो नहीं आने वाला है। सोचते हुए उसने एक बार शिव को कॉल लगाया, लेकिन इस बार भी उसका फोन नहीं लगा। यह कहते हुए अब मैं क्या करूं, फोन तो रिसीव ही नहीं कर रहा है। वो अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ हॉल की पिछली दीवार पर बनी वो खिड़की खुल गई, जिसकी आवाज़ से सुधा चौंक गई। उसने तुरंत पलटकर अपने पीछे की ओर देखा। पीछे देखते ही सामने उस खिड़की को खुला देखकर सुधा के होश उड़ गई। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। उस खिड़की को खुला देखते ही उसके दिलो दिमाग में फिर वो सारी घटनाएं पुनर्जीवित होकर उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। अप्रत्यक्ष रूप से घटनाक्रम की सुधा भीतर तक दहला दिया था, जिससे फलस्वरूप कुछ पलों के लिए बद खड़ी हो गई। तत्पश्चात थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो उस रहस्यमय खिड़की की तरफ आगे बढ़ी। समय समय कदमों से भरते हुए खिड़की के नज़दीक पहुंची और कांपते हुए हाथ उठाकर धीरे धीरे उसने खिड़की के आपस में खटखटाट टकराते हुए पलकों को दबाकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने खिड़की के पलकों को पकड़ा, खिड़की का खड़कना बंद हो गया, जिससे सुधा के मन में थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने अपने डर को थोड़ा कंट्रोल करते हुए खिड़की के बाहर झांककर देखने की कोशिश की। वो बाहर जाकर ये देखना चाहती थी कि इस बिल्डिंग के पीछे हिस्से में आखिर है क्या। रात खिरी चुकी थी, काफ़ी अंधेरा सा गया था, जिसमें वो बाहर की तरफ कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। ना ही बाहर की ओर कोई लाइट जल रही थी, लेकिन सुधा जानना चाहती थी आखिर पीछे की तरफ है क्या। इसलिए वो टकटकी लगाकर एक नज़र में रेगुलर के बाहर की तरफ देखे जा रही थी, इस कोशिश में शायद बाहर उसे कुछ दिख जाए। और हुआ भी यही। थोड़ी देर ध्यान से देखने पर सुधा को चंद्रमा की रोशनी से घर के पीछे का नज़ारा साफ साफ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर सुधा की जान में मुंह आ गया हो ऐसा उसे प्रतीत होने लगा। उस दृश्य को देखकर सुधा शॉक्ड हो गई और वो मंजर देखकर इतना गहरा घात लगा कि वो एक तेज झटके के साथ पीछे हट गई। ओ नो करते हुए कांपती हाँफती हुई भद्वास सी दौड़ते हुए उसने तुरंत जाकर अपना फोन उठाया और शिवांश को कॉल किया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि शिवांश ने उसका फ़ोन रिसीव किया और बोला, ओ सॉरी सुधा, आई माई वेरी सॉरी। मैं इतना काम था कि करते करते कब शाम होगी पता ही नहीं चला और तुम्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। आज देर हो जाएगी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में वजह से तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया और मैं सॉरी अबाउट दैट। यह कर सुधा का कॉल रिसीव करने को अपनी के तरफ सफाई देते हुए शिवांश ने सुधा की बात सुने बिना ही अपना फ़ोन कट कर दिया। सुधा तो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके मुंह से ठीक तरह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो शिवांश से अपनी बात शेयर करना चाहती थी, पर उसके मुंह में तो शब्द ही नहीं फूट रहे थे। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो शिवांश हैरान था, परेशान सा हो गया था। उसने कॉल तो कट कर दिया था, लेकिन वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसने फिर से कॉल लगाया और बोला, हेलो सुधा,
तुम सुन रही हो ना सुधा, क्या हुआ? यह करते हुए वो फ़ोन फिर से कर देता है। फिर से सुधा फ़ोन लगाती है और बोलती है, क्या हुआ, फ़ोन कट क्यों किया? लेकिन शिवांश बोलता है कि मैंने तो फ़ोन कट किया ही नहीं। सुधा की आवाज़ सुनकर थोड़ा बेचैन हुए शिवांश ने उसने पूछा, तुम तुम घर कब आओगे? यह शिव से कहने लगी, जिसकी वजह से शिवांश के होश उड़ गए। वो फ़ोन पर जोर जोर से सुधा को पुकारने लगा, हेलो सुधा, सुधा लिसन मी। ओह नो, फ़ोन कट, अब क्या करूं? फ़ोन बार बार कट हो रहा था अपने आप। बॉस को बताना पड़ेगा, मैं सुधा को ऐसी हालत में और ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रख सकता। अपने आप से बात करते हुए शिवांश तुरंत अपने बॉस के केबिन की तरफ भागा और उन्हें सूचना बताकर वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई। वहाँ से निकलकर अपनी बाइक के 80 की स्पीड में सीधे घर भागा। वैसे तो शिवांश कभी इतनी स्पीड से बाइक नहीं चलाता था, लेकिन सुधा के खातिर उसने आज ये रिस्क लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सुधा के मन में बैठे डर को उसने भाप ही लिया था और वो समझ गया था कि अगर आज वो टाइम पर नहीं पहुंचा, डर के मारे सुधा अपने साथ न जाने क्या कर जाएगी। सुधा के मन में बैठे उस डर ने शिवांश के दिल में भी अपनी जगह बना ली थी। पर सवाल तो ये था कि आखिर सुधा ने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर उसका रोम रोम सिर उठा था। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस भूतिया खिड़की की आखिर कहानी क्या है। शिवांश आन फान में स्पीड से बाइक चलाते हुए बिना अपनी जान की परवाह किए ऑलमोस्ट 30 मिनट में ही सीधे अपने घर पहुंच जाता है। बिल्डिंग में एंटर करते ही उसने देखा लिफ्ट यूजुअली पावर कट की वजह से बंद हुई पड़ी थी, इसलिए दौड़ते भागते सीढ़ियाँ चढ़ते जैसे तैसे वो अपने फ्लैट तक पहुंचा और डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से सुधा ने दरवाज़ा नहीं खुला। उसने एक के बाद एक, दो के बाद दो डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तब उसने जोर जोर से सुधा को आवाज़ लगाई, सुधा सुधा सुधा, ओपन द डोर प्लीज प्लीज, सुधा डोर खोलो, ओपन दी डोर, डैम इट, मुझे डर लग रहा है। लेकिन न तो अंदर से कोई जवाब आया और न ही सुधा ने दरवाज़ा खोला। ये सब देखकर शिवांश का दिल बैठ गया। उसने समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने नीचे से वॉचमैन और अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। उनकी हेल्प से दरवाजों को तोड़ कर लॉक को खोला गया। जैसे तैसे लोग फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो लोग कमरे में दाखिल हुए, घर के हालात देखकर साफ एक दूसरे के मुंह ताकते रहे। उस घर की हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ कोई बहुत बड़ा तूफान मचाकर भाग गया हो। ये सब देखने के बाद तो शिवांश के शरीर का सारा खून ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि घर की जो हालत थी उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई ना कोई जरूर आया है। कोई ऐसा जो उन दोनों का कोई दोस्त या रिश्तेदार तो हो ही नहीं सकता। उसने सुधा की चिंता सताने लगी और वो जोर जोर से उसका नाम पुकारता हुआ अपने बेडरूम की तरफ भागा। उसके साथ आए दूसरे 4-5 लोगों ने भी पीछे पीछे बेडरूम में गए। उसने देखा सुधा कमरे में एक कोने में डूबकी हुई बैठी है। उसने सारे बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उसकी हालत देखकर शिवांश की हालत खराब हो गई है। उसने तुरंत जाकर सुधा को संभाला और बोला, सुधा सुधा, ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? सुधा को चक जोड़ते हुए शिवांश ने उससे पूछा। उसकी बात सुनकर और उसके झकड़ेपन की वजह से सुधा को थोड़ा ढांढस बंधा और उसने एक नज़र शिवांश पर डाली। फिर अपना हाथ उठाकर अपनी उंगली को उठाकर उसने हॉल की तरफ इशारा किया। हॉल में ऐसा क्या है सुधा? यह प्रश्न करता है शिवांश। आश्चर्य भरी नजरों से सुधा की ओर देखते हुए शिवांश ने ये पूछा। उसका बिहेवियर देखकर शिवांश तो हैरान ही हुआ था। उसने साथ आए उसके पड़ोसी वॉचमैन वगैरह हैरान रह गए, क्योंकि वे सभी अभी भी हॉल से ही बेडरूम में आए थे और उस वक्त वहाँ हॉल में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हॉल की तरफ इशारा करते सुधा क्या बताना चाहती है। बात क्या है सुधा? कौन आया था जिसने तुम्हारे ये हाल किया, हमारे घर की ऐसी हालत कर दी? सुधा की तरफ देखते हुए शिवांश उसने पूछता है, लेकिन सुधा की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तब वो हार कर वॉचमैन की तरफ देखते हुए हैरानी भरे स्वरों में बोला, कौन आया था यहाँ वॉचमैन? तुम तो गेट पर ही रहते हो न, फिर तुम्हें पता ही होगा कि कौन आया था यहाँ मेरे घर पर। वॉचमैन से सवाल करते हुए शिवांश ने कहा, अरे साहब, जब
कोई आया होगा तो बताऊंगा ना। अरे आपके फ्लैट तो दूर, पूरे असले साथ अपार्टमेंट में आज सुबह से बाहर के सिर्फ 2 ही लोग आए थे, एक सब्जी वाली और एक दूसरा प्लम्बर, जिसे मैं खुद अपने साथ पानी की मोटर रिपेयरिंग करवा कर बाहर छोड़कर आया हूँ। शिवांश की परिस्थितियों से अवगत कराते हुए वॉचमैन ने यह सब कहा। उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए शिवांश बोल पड़ा, अरे जब यहाँ कोई आ गया ही नहीं तो फिर यह सब तबाही किसने मचाई, या उसने क्या किया है यह सब घर की हालत। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि सुधा उसे टोकते हुए बीच में से बोल पड़ी, यहाँ कोई नहीं आया था शिवांश, ये सब खिड़की की वजह से हुआ है, उसी ने मचाई है ये सब तबाही। भय के कांपते हुए स्वर में सुधा ने शिवांश से कहा, तथापि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, शिवांश क्या तुम जानते हो कि हमारे घर के पीछे क्या है? वहाँ कुछ खिड़की की दूसरी ओर कब्रिस्तान है। शिवांश, कब्रिस्तान? तुम्हें यह घर खरीदने से पहले इसके बारे में पता करना चाहिए था ना। एनीवेज, अब तुम्हें अभी के अभी उस ब्रोकर को कॉल करो जिससे हमने घर खरीदा था, उसने हमें धोखा दिया है। शिवांश, शिकायत भरे लहजे में शिवांश को समझाते हुए सुधा ने यह सब कहा, लेकिन उसकी ये बात सुनकर जरा शिवांश को चौंकना चाहिए था। वो खामोश खड़ा था, जैसे सुधा की कही कोई भी बात उसने सुनी न हो, उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ हो। वो अब यूं ही चुपचाप कुछ सोच विचार करते हुए उसने सामने खड़ा था। इसे इस कदर चुपचाप खड़ा देखकर सुधा को उस पर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से से भरी निगाहों को से शिवांश की ओर देखते हुए कहा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? शिवांश, कॉल करो, उसे ब्रोकर को बुलाओ। सुधा की बात सुनकर पूरे कमरे में फुसफुसाहट होने लगी, लेकिन शिवांश अभी भी चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भी अपराधी जैसी भाव थे, जिन्हें पढ़कर सुधा ये समझ गई कि न हो शिवांश को घर के पीछे वाले कब्रिस्तान के बारे में पहले से ही पता था। ये आशंका मन में उठते ही उसने शिवांश से सीधा प्रश्न करते हुए पूछा, सच बोलना शिव, क्या तुम पहले से जानते थे कि हमारी बिल्डिंग के पीछे एक कब्रिस्तान है? बोलो शिव, सुधा ने पूछा शिव से जवाब। हाँ पता था, शिवांश ने कहा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लेकिन इस सब से क्या होता है यार, जगह तो अच्छी मिली है ना हमें, हमारे घर में जो कुछ भी उथल पुथल हुई है उस पर कोई लेना देना नहीं है, उस कब्रिस्तान से लेना देना है शिवांश, लेना देना है। तुम जानते भी हो आज रात क्या भुगतना है मैंने? नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें पता है ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ कुछ न कुछ ठीक नहीं है। यहाँ घबराते हुए आवाज में सुधा ने शिवांश से कहा। शिवांश बोलता है, वोट, ये तुम क्या कर रही हो सुधा? हॉन्टेड? आश्चर्य भरे स्वरों में शिवांश ने चौंकती हुई सदा से कहा। यह सब सुनकर उसके साथ आए दूसरे लोग भी उस वक्त उनके फ्लैट में मौजूद थे। वे सभी भी आश्चर्य से भरे उठे आपस में फुसफुसाहट करने लगी। तभी वॉचमैन उत्तेजित होते हुए जोर से बोल पड़ा, देखा साहब, देखा आप लोगों ने, मैं नहीं कहता था कि अपार्टमेंट में आखिर बिल्डिंग की कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब सा है। या तभी तो मेरी ड्यूटी रात के इस वक्त बिल्डिंग से बाहर होती है, तब मैंने महसूस किया है उस रूहानी ताकत को। पर आप लोग तो हम गरीब लोगों की बातें भरोसा नहीं करते। अब देखा कि मैडम जी भी तो यही कह रही हैं, अब तो विश्वास हो गया आप लोगों को, कहते हुए वॉचमैन ने अपनी बात खत्म की। तो दोस्तों, कहानी का राज अभी खत्म नहीं हुआ। क्या है आखिर भूतिया खिड़की की और उस कब्रिस्तान की कहानी? चलिए दोस्तों, हम अगले ही पार्ट में इस भूतिया खिड़की की कहानी देखेंगे। तब तक आप बने रहिए अलर्ट 30।